हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा को टारगेट करेंगे और उसी के अनुसार हम अपनी जो है रणनीति बनाएंगे और उसके लिए हमको जो है एक रिवीज़न की सीरीज़ आज से शुरू कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ ऐसी है कि इसको बस हमको क्विक रिवीजन के रूप में पढ़ते चले जाना है, देखते चले जाना है, समझते चले जाना है और इस सीरीज़ को हमको एक नहीं कम से कम कई बार पढ़ लेना है ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन भी हमसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है ना। अब सर्वप्रथम 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नेले ने किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हार्नेले एक मतलब इतिहासकार ही समझिए, हमारे लिए तो यही अभी मैटर करेगा। हार्नेले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। हार्नेले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में बांटा है: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया, है ना। पश्चिमी गौड़ियन के अंदर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी को रखा गया है। उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। देखिए इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधी बात है कि जो दक्षिण भारत की बात हो रही है उसमें मराठी को रख दिया गया है, उत्तर की बात है तो पहाड़ी भाषाओं को रख दिया गया है। पश्चिमी गौड़ियन में के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी जिसको कहा जाता है, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, इन सबको रख दिया गया है। तो कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है इसको याद करना, इसको बस समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हार्नेले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा है। क्योंकि ये बाहरी व्यक्ति है, भारत का है नहीं, तो इसने अपने अनुसार जो है इसको लिखने की और समझने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे लिए और इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने हमारे लिए एक बाकायदे ग्रंथ ही तैयार कर दिया है, तो इनका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। देखिए इन्होंने कैसे बांटा है, पहले तो बाहरी उपशाखा, दूसरी मध्य केंद्रीय उपशाखा, तीसरी भीतरी उपशाखा। इन्होंने 3 भागों में इसको बांट दिया है और इसके बाद जो है हमको इसको समझना है कि क्या चीज़ है। बाहरी उपशाखा के अंतर्गत इन्होंने उत्तरी पश्चिमी समुदाय रखा है जिसके अंदर लहंदा हिंद सिंधी, दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी को, पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बिहारी, बंगला और असमी, जो कि वैसे होता ही है। असमिया और बंगला ये जो और उड़िया इनको हटा दिया जाए तो बिहारी वहाँ जो है पूर्वी समुदाय में अंत में बचती है, ठीक है। मध्य केंद्रीय उपशाखा के अंतर्गत मध्यवर्ती समुदाय में पूर्वी हिंदी को रख दिया गया है ना। आगे चलते हैं। मध्य भीतरी उपशाखा जिसके अंतर्गत 2 इन्होंने भेद किए हैं, केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय में इन्होंने पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेसी, गुजराती इनको रखा हुआ है। पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, जो कि आज की डेट में कुमाऊनी और गढ़वाली 2 ही रूपों में हम उनको जो है प्रायः पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी भी काफ़ी विद्वान हैं और व्याकरण में इनका भी काफ़ी हाथ रहा है। तो इन्होंने ध्वनि और व्याकरण, देखिए यहाँ एक बहुत मैटर करने वाली चीज़ है कि ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की जो है आलोचना की है और अपना जो है एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने इतने भागों में उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशी, प्राच्य और दक्षिणात्य, इन भागों में भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन किया है। उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी, है ना। प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी, गुजराती। प्रतीच्य का मतलब समझिए कि पश्चिमी, उदीच्य का मतलब समझिए कि उत्तरी। मध्यदेशी के अंतर्गत इन्होंने पश्चिमी हिंदी को रखा है। प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया इनको रखा हुआ है। दक्षिणात्य के अंतर्गत फिर वही मराठी को ही रखा गया है ना। डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतरण माना है। देखिए डॉक्टर चटर्जी एक तरह से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इनके कोर्स कई बार प्रश्न में पूछे भी जाते हैं, इनके वाक्य कई बार पूछे जाते हैं और इनसे भी प्रश्न ठीक ठाक उठ जाते हैं, इसलिए हमको इनको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। देखिए डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतरण माना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली को किसका रूपांतरण माना है, या और दूसरा इसी का जस्ट उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, ठीक। भीली तथा खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते हैं। उदीच्य के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी की चर्चा की है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो अब धीरेन्द्र वर्मा ने अपना जो है भाषा संबंधी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिन्होंने इतने विभागों में इसको जो है बांटा। उदीच्य के अंतर्गत इन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी को रखा। प्रतीच्य के अंतर्गत मतलब पश्चिमी के अंतर्गत गुजराती को रखा। मध्यदेशी के अंतर्गत राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी इनको मध्यदेशी वर्ग में रखा इन्होंने। प्राच्य के अंतर्गत उड़िया, असमिया और बंगला को रखा। दक्षिणात्य में मराठी को। सबसे इंपॉर्टेंट जो आधुनिक वर्गीकरण में माने जाते हैं उनको अभी तक हम हरदेव बाहरी जी का ही मानते हैं, ठीक है। इन्होंने भाषाई वर्गीकरण जो किया उसको 3 भागों में बांटा: हिंदी वर्ग, हिंदीतर वर्ग और अहिंदी वर्ग, है ना। तो इनका जो है वर्गीकरण हम ऐसे पढ़ेंगे कि हिंदी वर्ग के अंतर्गत इन्होंने मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी एवं बिहारी हिंदी को रखा है। हिंदीतर कौन कौन सी है? उत्तरी नेपाली, जो इन्होंने वर्गीकरण किया उसमें उत्तरी नेपाली को हिंदीतर भाग में रखा हुआ है, ठीक। और इसके बाद जो अहिंदी वर्ग आता है उसमें पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी और गुजराती, दक्षिणी में सिंहली और मराठी, पूर्वी में उड़िया, बंगला और असमिया, जो कि काफ़ी
वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित भी है और आज की डेट में मतलब मान्य भी है। तो आगे चलते हैं। भोलानाथ तिवारी जो कि एक प्रतिष्ठित विद्वान है और इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण। देखिए इन्होंने अपभ्रंश मतलब कैसे, देखिए मैं अगर आपको इसको बड़ा दिखा पाऊँ थोड़ा, तो अपभ्रंश का इन्होंने ऐसे दिखाया है कि पहले तो सौरसेनी अपभ्रंश हो गया, पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश हो गया, सौरसेनी अपभ्रंश हो गया, अर्धमागधी हो गया, मागधी हो गया, महाराष्ट्री नीचे है। तो पश्चिमोत्तरी के अंतर्गत पैसाची या ब्राचर, कैकय, टक्क, है ना, इन्हीं से निकली हुई ये आधुनिक निर्मित भाषाएं हैं। सिंधी जो कि ब्राचर या पैसाची से निकली हुई है, लहंदा कैकय अपभ्रंश से निकली हुई, पंजाबी टक्क से जो है अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। आगे चलते हैं। सौरसेनी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, आगे हमको जो है भाषा के संबंध में कई बार प्रश्न उठता है और हम गलतियां करके आते हैं ना, तो ये वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सौर सेनी अपभ्रंश, इसको मध्यवर्ती भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थानी, मराठी, गुजराती, पश्चिम हिंदी, ये तीनों जो है भोलानाथ तिवारी जी ने रखे हुए हैं। आगे चल के बल्कि ये अलग हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो पहले के लेखक थे या पहले के जो ग्रंथकार थे उन्होंने इनको अपने में वर्गीकरण में रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसको मध्य पूर्वी अपभ्रंश कहा जाता है, इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी को इन्होंने रखा है। मागधी पूर्वी अपभ्रंश में इन्होंने बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया को रखा है। महाराष्ट्री एवं दक्षिणी में इन्होंने मराठी को रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए अब इनमें जो है प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं का जो है उनकी थोड़ी बहुत विशेषता हमको जो है यहाँ पढ़नी है। ठीक है, आगे चलते हैं। लहंदा, है ना, लहंदा, इसका अन्य नाम हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिंभाली, पोठवारी है। ठीक, इसकी लिपि क्या है? लंडा लिपि है। शारदा लिपि की एक उपशाखा है ना। आगे लहंदा का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पश्चिमी। ये पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक, इसको हमको याद रखना है। आगे जो है पंजाबी की बात करते हैं, तो पंजाबी यह पैसाची अपभ्रंश से विकसित है। आज की भाषा में, आज की डेट में जो है पंजाबी काफ़ी समृद्ध है और धीरे धीरे इसका विकास भी हो रहा है ना। इसकी लिपि लंडा थी, जिसे सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई है। इसमें आज भी अनेक प्राकृत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे इक, संत, अट, गड्डी आदि। इसलिए कई विद्वान पंजाबी को सबसे प्राचीन आधुनिक आर्य भाषा मानते हैं। देखिए ये सोचने वाली बात है कि पंजाबी वास्तव में आज प्राकृत के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करीब है ना। आज आप किसी पंजाबी बोलने वाले सज्जन को सुने तो उसमें आपको ये चीज़ झलक मिलेगी। पंजाबी अपने परिनिष्ठित रूप में अमृतसर के पास माझा इलाके में बोली जाती है। ठीक है, इसकी जो मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि हैं। ये याद रखना है, क्योंकि कई बार हमसे प्रश्न में पूछ लेता है कि इस भाषा की मुख्य बोलियां क्या हैं या इस भाषा की मुख्य उपबोलियां क्या हैं। ठीक है, सिंधु या सिंधी, यह सिंधु नदी के किनारे, दोनों किनारे बोली जाती है। इसकी अपनी लिपि लंडा लिपि थी, लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। इसकी जो मुख्य बोलियां हैं बिचौली है, लासी है, सिराइकी है, थरेली है, लाड़ी है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी इतिहास या हिंदी वालों को प्रश्न मिल जाते हैं देखने के लिए। गुजराती, इसकी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। एक जो इसके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट हो जाता है कि वह इसमें सिरोरेखा नहीं होती, और यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इसकी प्रमुख जो बोलियाँ हैं नागरी, सुरती, बम्बैया, कठियावाड़ी या गामड़िया। ठीक है, ये इसकी प्रमुख बोलियां हैं। आगे चलते हैं। मराठी की जो मुख्य बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो सबसे लास्ट में हुआ है मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ये जो कोंकणी है यही मराठी की उपभाषा है या उपबोली है। ठीक, लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। असमी, मुख्य बोली विष्णुपुरिया और लिपि इसकी बंगला है। असमी की लिपि बंगला है, याद रखना है, और इसकी जो मुख्य बोली है वह विष्णुपुरिया है। इससे क्वेश्चन उठ सकता है। आगे चलते हैं। देखिए एक जो बहुत ही प्रतिष्ठित और परिनिष्ठित भाषा है बांग्ला, है ना। बांग्ला में बहुत समृद्ध साहित्य है आज की भाषा में, तो हमसे यह बहुत हमको स्पष्ट रखना है कि इससे हमसे गलतियां ना हो। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बांग्ला में लिखी जाती है। इसकी लिपि बांग्ला ही है। ठीक, बंगाली को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्वी बंगाली, जिसका केंद्र ढाका है, पश्चिमी बंगाली, जिसका केंद्र कलकत्ता है। ये विभाजन के बाद ऐसा हुआ है। ठीक, साहित्यिक दृष्टि से बंगाली भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक समृद्ध है। देखिए जो हमने कहा कि बांग्ला भाषा साहित्यिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है, और वास्तव में वहाँ जो है वहाँ की गतिविधियाँ पूरे भारत को भी प्रभावित करती थी और करती हैं। ठीक, संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। आगे चलते हैं। उड़िया प्राचीन उत्कल, देखिए आज की भाषा हमको बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि उत्कल किसे कहते हैं। उत्कल उड़िया को ही कहते हैं। उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। इसमें मराठी और तेलुगु शब्दों का बाहुल्य है। ये इस कारण है क्योंकि यह उधर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा बाहुल्य वहाँ देखा जाता है। प्रमुख इसकी बोलियाँ हैं जो गंजामी, संभलपुरी, भत्री आदि हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रमुख बोलियां, उपभाषा तथा उनके जो है बोलियों के क्षेत्रों का भी यहाँ वर्णन है। यहाँ से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए अपभ्रंश कितने हैं। पहले तो सौरसेनी अपभ्रंश है ना। पहले तो यही याद रखना कि सौरसेनी, फिर अर्धमागधी और मागधी, ये तीन अपभ्रंश हमको प्रमुखता याद रखने हैं, है ना। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन आता है? राजस्थानी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है। ये
दूसरा उपभाग हो गया। फिर तीसरा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आता है, मारवाड़ी आती है, मालवी आती है, मेवाती आती है, जयपुरी या ढूंढाड़ी आती है। देखिए, और एक बार मैं भी मुझे याद आ रहा है कि प्रश्न पूछा जा चुका है कि इन इन जो मारवाड़ी, मालवी और मेवाती या जयपुरी हैं, इनकी ये राजस्थान के किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस इलाके में बोली जाती है। तो हमको बहुत अच्छे से स्पष्ट रखना, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि मारवाड़ी पश्चिम में बोली जाती है, मालवी दक्षिण में बोली जाती है राजस्थान के, मेवाती उत्तर में बोली जाती है, और जयपुर या ढूंढाड़ी राजस्थान के पूर्व में बोली जाती है। तो यह हमको बहुत अच्छे से स्पष्ट रखना है। आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी, देखिए दो प्रकार की भाषाएं आती हैं, एक तो आकार बहुला, दूसरी ओकार बहुला। आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, कौरी बोली, हरियाणवी बोली और दक्षिणी बोली, ये आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद ओकार बहुला के अंतर्गत कौन, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आती हैं, ये याद रखना है। आगे क्षेत्र भी पूछा जाता है, पर क्षेत्र मुझे आशा है कि इतना कठिन विषय नहीं है, क्योंकि इतिहास में और बहुत सी चीज़ों में हमको बार बार सामने आता है, तो याद रहता है। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत अकेले मात्र पूर्वी हिंदी को रखा गया है, कारण क्योंकि मागधी और सौरसेनी के मिश्रण से ही कहूँ तो अर्धमागधी अपभ्रंश का जो है विकास हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, ठीक, इसके अंतर्गत तीन उपभाषाओं को रखा गया है, उपबोलियों को रखा गया है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, आगे चलते हैं। याद रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर उठते हैं, हमको बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है समझने में, और बहुत कठिन नहीं है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसको, ऐसा समझना। ठीक, मागधी जो मैं जिसकी बात कर रहा था कि मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत तीन उपबोलियाँ जो भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ये तीनों बोलियाँ बहुत ही समृद्ध हैं और देखा जाए तो साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगे चलें। अब ये जो एक मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार हमारे सामने प्रश्न उठ जाता है कि जो उपबोलियाँ हैं या जो बोलियाँ हैं उनके नामकरण करता कौन है, उन बोलियों का नामकरण कैसे पड़ा, है ना। तो ये भी प्रश्न उठते हैं, यहाँ से हमको याद रखना है। देखिए, कौरवी जिसको खड़ी बोली का नाम कहा जाता है, आज की डेट में जिसको खड़ी बोली कहा जाता है, उसका प्राचीन नाम कौरवी है। इसका नामकरण जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। अब राजस्थानी भाषा का नामकरण किया है ग्रियर्सन जी ने, है ना। डिंगल नाम बांकीराज जी का दिया हुआ है। ब्रजबोली ईश्वरचंद ने कहा है, और ब्रजबोली किसको कहा है ये भी याद रखना है, ब्रजबोली कहा है बांग्ला को, है ना। ब्रज भाषा के आधार पे बांग्ला को ब्रजबोली कहा है, किसने, ईश्वरचंद गुप्त ने। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, बिहारी, बिहारी का नामकरण किया है फिर ग्रियर्सन ने। भोजपुरी का नामकरण किसने किया है, रेमंड ने। मैथिली का नामकरण किसने किया है, कोलब्रुक ने। ठीक, आगे चलें। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण, देखिए ये वही जो पिछला जो हमने देखा वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। ओकार बहुला जो वर्गीकरण हुआ था सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, पश्चिमी में आकार बहुला और ओकार बहुला। तो ओकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। ठीक, आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन आती हैं, कौरवी और दक्षिणी, ये दो ही आती हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद उदासीन आकार बहुला कौन कौन है, अवधि और बघेली। मुझे याद आता है, मैं अभी एक पीवाईक्यू देख रहा था एक जगह, तो वहाँ पे उदासीन आकार बहुला जिसमें अवधि और बघेली का जिक्र है, यह प्रश्न आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें बहुत गंभीरता से लेनी है, बहुत गंभीर विषय ही है, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन उठा करके वहाँ रख देता है, तब हमको याद नहीं रहता है, हम कन्फ्यूजन में रहते किसे कहा गया होगा, है ना। प्रश्न यहीं से उठते हैं, इसलिए हमको बहुत बारीकी से पढ़ना है और समझ के चलना है। देखिए, इकार बहुला यह भी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वह यूजीसी नेट हो, चाहे वह किसी भी बड़ी परीक्षा में, क्योंकि व्यक्ति हम कई बार गलतियां करते हैं कि बड़ा पढ़ने के चक्कर में छोटा छोड़ते चले जाते हैं, जो हमारी मूल चीज़ें उनको ही छोड़ते चले जाते हैं और आगे का पढ़ते जाते हैं। ये मैं गलती किया हूँ, मुझे याद आता है कि मेरी गलतियाँ यही थी कि मैंने इन चीज़ों को बहुत हल्के में ले लिया, और लास्ट मुझे पता चला कि नहीं, मेरी गलतियाँ ये है, तो मैंने उनको फिर सुधारा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। आप सब इसको एक नहीं कई बार पढ़ें, देखें, और कई बार पढ़ने का आपको फ़ायदा यही होगा कि इसके में प्रति आपकी जो है समझ, या कहूँ तो रिवीजन बार बार होगा, और वही हमको चाहिए कि हमारा रिवीजन बार बार हो, ताकि जो है हमसे छोटे प्रश्न गलत ना हो। इसी के साथ धन्यवाद, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें।